Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep sir, your physics lecturer, and we were on third book of BSc third year. Name is optics. So let's start new topic. Our next topic is गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। अच्छी बात यह कि ये टॉपिक अपने 12th में पढ़ चुके हैं, 12th में भी सेम टॉपिक था, तो क्यों ना हम इसका डेरिवेशन भी 12th के बेस पे कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बीएससी में जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, कराने को वो भी कराऊंगा मैं, बट ये थोड़ा सा ईजी है क्योंकि 12th में उन्होंने रीड कर रखा है इस चीज़ को। पहले डायग्राम समझ लेते हैं कैसे है डायग्राम। डायग्राम में क्या है, ए पॉइंट पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये पास एक स्फेरिकल मिरर है, ओके, स्फेरिकल सरफेस है, और इस पॉइंट से जो रेज निकल रही है ए बी, वो क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बी पी की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये है अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ये μ1 है, ये अपने मान लेते हैं रेयर मीडियम है, और ये μ2 हम मान लेते हैं डेंस मीडियम है। ओके, आपको पता ही है जब रे रेयर से डेंस में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की टुवर्ड क्या हो जाती है, उसकी तरफ झुक जाती है, लीन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये एंगल रे का और नॉर्मल का I1 है, तो इधर ये जो है, ये जो रे है ना, ये सीधी ना जाके थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी, और इसका नॉर्मल से एंगल क्या होएगा, हम मान लेते हैं R होएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम में जो ये जो नॉर्मल लाइन है और ये अपने मान लेते हैं एंगल बीटा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या अपने पास हमारे पास अपवर्तन के क्या रूल्स बनेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस डायग्राम में इतना तो समझ आ गया होगा कि थोड़ी जगह बना लेते हैं, अपने को ये चीज़ प्रूफ करनी है इसमें, μ2 ओवर v माइनस μ2 ओवर u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। ये वैसे ही जैसे कि लेंस फॉर्मूले थे और मिरर फॉर्मूले थे। मिरर में क्या था, 1 ओवर v प्लस 1 ओवर u इक्वल्स टू 1 ओवर f, और लेंस में क्या था, 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इक्वल्स टू 1 ओवर f। तो वैसे ही कुछ फॉर्मूला अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं एक बार। ओके, आपको इस डायग्राम में तो पता चल गया होगा कि ये जो है, अगर बात करें ट्रायंगल ए बी सी की, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो I1 एंगल है ना, ये अल्फा और बीटा दोनों के सम के इक्वल होएगा। ओके, I1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। इतनी चीज क्लियर होगी आपको। इसके बाद अगर बात करें ट्रायंगल बी सी पी की, वापिस इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। और इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपको पता चल गया होगा कि ये जो बीटा एंगल है, ये आर और गामा के इक्वल होएगा। यहां पे अगर आर को सब्जेक्ट बनाए तो ये आ जाएगा बीटा माइनस गामा। ओके, हम सब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं आर को, क्योंकि देखो ये जितने भी एंगल है ना, अल्फा बीटा गामा, ये सारे इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हैं। आर थोड़ा अलग पड़ गया, इसलिए आर को अपने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया है। आई को भी सब्जेक्ट बनाया है क्योंकि आई हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, यानी कि राइट हैंड साइड में आपको सारे वो एंगल रखने जो प्रिंसिपल एक्सिस पे हैं। ओके, तो अब क्या रह गया, स्नेल्स लॉ तो लगाया नहीं, वो तो लगाना पड़ता है हर बार, मोस्टली स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ1 का मिनट होएगा साइन आई से, और μ2 का इंटू होएगा साइन आर से। ओके, क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं,
μ1 I1 इक्वल्स टू μ2 R नहीं है, स्मॉल r आना था, सॉरी, R। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, इसका रीज़न ये है कि जब I और R स्मॉल एंगल होते हैं काफ़ी, अगर मान लो ये जो एंगल है ना I और R ये बहुत स्मॉल है, यानी कि रेज है ना इतनी ऊपर नहीं उठी हुई, बहुत ही धीरे हल्की सी ऊपर उठी हुई है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये एंगल जो है ना I और R ये बहुत ही स्मॉल एंगल है। और जब स्मॉल एंगल होते हैं ना, यहाँ पे थीटा देता हूँ, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है थीटा के, और हम इसको कभी कभी टेन थीटा के इक्वल भी मान लेते हैं, बट फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। तो इस बेस पे ये जो साइन I1 है I1 के इक्वल हो जाएगा, और ये साइन R है R के इक्वल हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कहाँ पे इनकी वैल्यू। I1 की वैल्यू तो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर है, R की वैल्यू यहाँ पर है, इनको रख देते हैं। तो ये बन जाएगा μ1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू μ2 बीटा माइनस गामा। ओके, बीटा को एक तरफ कर लेते हैं, μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इक्वल्स टू, बीटा कॉमन ले लिया मैंने, μ2 माइनस μ1। ऑलराइट, अब हम काम करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको टेन थीटा मान सकते हैं। ओके, तो इस बेस पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा स्पेस में आते हैं, μ1 अल्फा की जगह टेन अल्फा, μ2 गामा की जगह टेन गामा, बीटा की जगह टेन बीटा, μ2 माइनस μ1। ओके, तो टेन अल्फा क्या होएगा, डायग्राम देखते हैं। ओके, ये रहा अल्फा एंगल, और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक परपेंडिकुलर पी बी क्यू मान लेते हैं इसको। एक चीज़ ध्यान रखना आप कि अगर ये आई एंगल बहुत ही स्मॉल है या अल्फा एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना एम क्यू, ये होती है नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है, यानी कि एम और क्यू अलग अलग पॉइंट नहीं मानते हम, हाँ ये मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं। ओके, एम क्यू जो है ना यहाँ पे वो वेरी 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 लेस है, बहुत छोटा है, तो एम क्यू ना अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। तो टेन अल्फा क्या बनेगा, टेन अल्फा बनेगा बी क्यू ओवर ए क्यू। ये बन जाएगा बी क्यू ओवर ए क्यू। टेन गामा देखते हैं क्या बनेगा, ये रहा गामा एंगल, ये बन जाएगा बी क्यू ओवर एम पी। या क्यू पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्यू और एम सेम ही पॉइंट है, ठीक है। टेन बीटा देख लेते हैं क्या बनेगा, ये रहा बीटा एंगल, बी क्यू ओवर क्यू सी। और ये μ2 माइनस μ1 एस टी। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बी क्यू सारे कैंसिल हो गए। अब देखते हैं बाकी क्या बचा, ये μ1, सबसे पहले ए क्यू की वैल्यू देखते हैं कितनी है, बार बार डायग्राम को करना पड़ता है। ए क्यू देखो ये है, इसकी वैल्यू है यू के इक्वल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ये लेफ्ट साइड में, इसलिए साइन क्या लोगे इसका, माइनस का, तो ये आ जाएगा
1/-u प्लस μ2। QP की वैल्यू देखते हैं कितनी है। QP की वैल्यू है इमेज की जो डिस्टेंस होती है v, और ये पॉजिटिव ही होगी क्योंकि इस तरफ है, ठीक है। QC की वैल्यू देखते हैं कितनी है डायग्राम में। QC की वैल्यू है r के इक्वल, ओके। तो थोड़ा और अच्छा लिख लेते हैं इसको। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये हमने प्रूफ कर दिया क्या, हमारा जो टॉपिक था गोलीय पृष्ठ अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। इसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इमेज यहाँ बनेगी P पर। तो देखो इमेज बनाने के लिए क्या होता है, हमें दो रेज निकालनी होती है पॉइंट सोर्स से। एक रेज तो आप ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे ले जाओ, ठीक है। एक रेज तो ऐसे जा रही है इस तरफ, और एक रेज हमारी कहाँ गई थी, A से B पर गई थी, और रिफ्रैक्शन के बाद वो P पर गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों रेज यहाँ आगे मिल रही हैं, और ये हमारा क्या होएगा, इमेज पॉइंट होएगा। यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। आगे के जितने भी डेरिवेशन आएंगे कदम कदम पे आपको यूज़ करनी पड़ेगी। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये इक्वेशन जो है ना, चाहे रेयर से डेंस हो चाहे डेंस से रेयर हो, दोनों में आपको सेम इक्वेशन यूज़ करनी है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। कई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो आपने क्या किया, डेंस से रेयर में गए हो, अगर रेयर से डेंस में जाते तो क्या होता, कुछ नहीं होता। ये इक्वेशन वैलिड है चाहे कैसा भी हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि μ1 μ2 किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। इक्वेशन ये। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, मैग्निफिकेशन, हिंदी में से कहते हैं आवर्धन। आपके यहाँ पे 3 तरह के आवर्धन है, पर उससे पहले देखते हैं कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन होता है रेशो, किसका रेशो, जो इमेज है उसका साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के साइज के। यानी इसका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन टू साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो प्रतिबिंब है उसका आकार और जो हमारी वस्तु है उसके आकार के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आपके यहाँ पे 3 तरह के आवर्धन है। फर्स्ट है लैटरल, दूसरा है एक्सियल और तीसरा है एंगुलर। लैटरल इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, हिंदी और इंग्लिश में कहते हैं इसको लैटरल और ट्रांसफर मैग्निफिकेशन। तो डायग्राम समझते हैं पहले, डायग्राम समझने के बाद ही अपने को पता चलेगा कि क्या है ये। अगर पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन या लेटरल या ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन आपको निकालना पड़ जाए तो आपको क्या करना है, आपको साइज की जगह लिखना है हाइट। क्या लिखना है, हाइट। यानी इसका फॉर्मूला बनेगा mt इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज ओवर बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्पेलिंग थोड़ा सा ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसवर्सल और लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। डायग्राम समझते हैं। डायग्राम वही है जो पहले वाला था अपने पास, स्फेरिकल सरफेस के लिए जो रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम था वो था, वही डायग्राम है। आपके यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, लेकिन इस बार ये पॉइंट सोर्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा AB। AB हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से 2 रेज आपको कंसीडर करनी है। एक तो कहाँ से जाएगी, C से जाएगी वो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। B से C पर जाएगी तो वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कहीं डाइवर्ट नहीं होगी, वो सीधा अपने पाथ पे चलती जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। दूसरी रेज है वो A से जा रही है, D पर वो क्या होएगी, हिट होएगी। हिट होने के बाद वो क्या होएगी, रिफ्रैक्ट होएगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो P पर जाके मिलेगी। और तीसरी रेज हमारी क्या है, A से ऐसे डायरेक्ट सीधी जा रही है। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे अगर आप नीचे की तरफ एक लाइन खींचते हो तो ये जो PQ है ना, ये आपको बताता है ये आपकी क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है। यानी कि इस डायग्राम में बिंब तो AB है, यानी कि
ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है और पी क्यू यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है। मान लो इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट मान लो h2 है, तो हमें इस पूरे डेरिवेशन में बस ये बताना है कि h2 ओवर h1 की वैल्यू क्या होएगी। ठीक है, तो इसके लिए काम करते हैं, हम यहाँ पे पूरे डायग्राम में दो ट्रायंगल देखते हैं ध्यान से, जो कि क्या है, सिमिलर है यानी कि समरूप है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, एक तो आप देखोगे ABC और एक आप देखोगे PQC। दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं और इन ट्रायंगल्स में के बिहाफ पे आपको क्या प्रूफ करना है, एम टी इक्वल्स टू μ1 और μ2 v ओवर u। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। मैं यही कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना आए। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, मैं इसको नेम दे देता हूँ क्यू तो है, क्या टी दे देते हैं चलो। और मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो इस बेस पे हम एम टी को क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। एम टी जो है ना यहाँ पे वो वेरी 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 लेस है। ठीक है, तो पहले θ1 एंगल के ऊपर tan थीटा लगा के देखते हैं। ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पे लेते हैं, एक तो ADT और एक ट्रायंगल देखते हैं हम यहाँ पर CPQ। क्या ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि C एंगल दोनों का सेम है। A और P 90 डिग्री के, तो अपने ये कह सकते हैं कि एंगल A और P दोनों 90 डिग्री के हैं। C कॉमन है, तो इसको अपने लिख सकते हैं ट्रायंगल CAB सिमिलर है ट्रायंगल CPQ। ओके, अब CA का रेशो CP के साथ, AB का रेशो PQ के साथ और CB का रेशो CQ के साथ इक्वल होएगा। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की। ओके, इनकी वैल्यू रख देते हैं CA CP AB और देख लेते हैं डायग्राम में क्या क्या है। CA की वैल्यू कितनी है, CA की वैल्यू है यहां से लेके यहां तक। ओके, तो ये वैल्यू है हमारी -μ + r। यह काम करते हैं, CA की वैल्यू जो है ना वो है AM + MC। CP की वैल्यू देखते हैं डायग्राम में कितनी है। CP की वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, और CP को हमने लिख सकते हैं MP - MC। AB की वैल्यू देखते हैं अब कितनी है। AB हमारा H1 है और PQ की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। PQ की वैल्यू है -S2। अब बाकी सारी वैल्यू रख के देखते हैं। AM कितना है, AM है हमारा -U। MC कितना है, MC हमारा है +R। MP कितना है, MP हमारा है MP, वो है +V। और MC कितना है, MC तो यहां से देख लो R है। इसको थोड़ा और अच्छा लिख लेते हैं, H2 ओवर H1 किसके इक्वल होएगा, ये चीज इधर आ जाती है, ये चीज इधर आ जाएगी, और इसको अपने लिख देते हैं V - R और इसको लिख देते हैं U - R। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, अभी जो आपने प्रूफ किया था मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए जो अपनों ने रिजल्ट निकाला था, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो रिजल्ट क्या था, एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं।
वो था μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 ओवर r। एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। हाँ सॉरी, यहाँ पे μ2 था। ओके, ये हमने रिजल्ट निकाला था। अब एक काम करते हैं, μ1 μ2 को सब्जेक्ट बनाते हैं। μ1 को जैसे सब्जेक्ट बनाओगे तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 ओवर r, और ये तो है ही नेगेटिव, ये 1 ओवर u। यहाँ पे μ2 को जैसे सब्जेक्ट बनाओगे तो ये भी 1 ओवर r है, और ये इधर आगे हो जाएगा 1 ओवर v। कॉमन ले लेते हैं इसमें, ये बन जाएगा μ1 इक्वल्स टू u माइनस r इक्वल्स टू μ2 v माइनस r। नीचे वाले एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, कैंसिल नहीं होंगे। खैर नीचे r और r कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे u बच जाएगा, यहाँ पे v बच जाएगा। तो हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, v माइनस r ओवर u माइनस r चाहिए। तो ये रहा v माइनस r, इसके डिवाइड में क्या आएगा u माइनस r, और ये इधर इंटू में आ जाएगा v μ1, और ये इसके इंटू में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड ये इसके इंटू में आ जाएगा, ये आ जाएगा u μ2। अब ये वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे, इसमें रख देते हैं, जिससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, mt इक्वल्स टू h2 ओवर h1 इक्वल्स टू v μ1 ओवर u μ2। तो ये हमारा डेरिवेशन था ट्रांसवर्सल और लैटरल मैग्निफिकेशन का, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हम ये मानते हैं, मैं इधर समझाता हूँ डायग्राम से, हम ये मानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी कुछ डेप्थ है, और इसकी भी कोई मोटाई है, ओके, इमेज की, यानी ऑब्जेक्ट की कोई मोटाई है और इमेज की भी एक मोटाई है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट इतना मोटा है तो उसकी इमेज कितनी मोटी बनेगी, उसके लिए हम निकालते हैं क्या, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, यानी कि अक्षीय और अनुदैर्ध्य आवर्धन। तो इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ इमेज है वो हम यहाँ मानेंगे dv, और जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको मानेंगे हम यहाँ पे du। अब ये dv और du आपको निकालने हैं, कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन करोगे आप, डेरिवेशन आप कर सकते हो इसका, क्योंकि देखो हमें mt तो निकालना ही नहीं, mt थोड़ा ना लेंगे हम इसी से आगे चलते हैं, ठीक है। और इसका हम कर देते हैं डेरिवेशन। तो कैसे करेंगे डेरिवेशन, आप चाहो तो इसका भी कर सकते हो, ये भी बेस्ट रहेगा, इसी को कर लेते हैं। चलो ओके, इसको दोबारा ले लेते हैं। μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये तो है हमारे पास कोफिशिएंट, इसका डेरिवेशन होएगा 1 ओवर v का हो जाएगा माइनस 1 ओवर v स्क्वायर, और v का हो जाएगा dv। ये है μ1, इसका डेरिवेशन, ये कोफिशिएंट है, इसका हो जाएगा 1 ओवर u स्क्वायर, और u स्क्वायर का दोबारा करोगे तो du। ये सारा जीरो हो जाएगा, क्यों, सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। हमें निकालना है dv ओवर du, तो dv ओवर du कैसे निकलेगा,
हम डी वाली टर्म को पहले उधर लेके जाएंगे और उसके कोफिशिएंट को वहीं रहने देंगे, यानी कि μ1 वही रहेगा, v स्क्वायर भी वही रहेगा, सॉरी u स्क्वायर, और ये चीज जाएगी डिवाइड में, और ये हमारे पास आ गया एक्सियल ट्रांसवर्सल, एक्सियल मैग्निफिकेशन। तो बहुत ही इजी था ये। तो इसके बाद आप ये रिलेशन भी प्रूव कर सकते हो कि एम और एम टी में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे देखो ध्यान से, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल्स टू μ1 v स्क्वेयर μ2 स्क्वेयर u स्क्वेयर। हमने इसका ऐसे लिख दिया। बेसिकली क्या किया, सारा एस्टिस लिखा है, बट यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। बट अगर हमने स्क्वायर किया है तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, μ1 से डिवाइड करना पड़ेगा और μ2 से इंटू कराना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होंगे। अब ये इतना इतना जो पार्ट है ये क्या है, ये हमारा mt है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, एम इक्वल्स टू एम टी स्क्वेयर μ2 ओवर μ1। तो ये हमारा था एक्सियल मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब देखते हैं हम एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास, मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको, अगर ये एंगल θ1 है जो हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एंगल θ2 है, ये माइनस क्यों, क्योंकि ये एंगल अपने इस तरह से मेजर कर रहे हैं और ये एंगल हम इस तरीके से मेजर कर रहे हैं। ओके, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होता है, यानी कि θ1 θ2 के रिस्पेक्ट कैसे चेंज हो रहा है, उसके लिए जो मैग्निफिकेशन निकालते हैं वो होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला होता है tan θ2 ओवर tan θ1। तो ये हमारे पास तीनों टाइप के मैग्निफिकेशन हो गए, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, आबे का जया प्रतिबंध, यानी कि एबेस साइन कंडीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि μ1 h1 sin θ1 इक्वल होता है μ2 h2 sin θ2 के। ये इतना अच्छा प्रिंसिपल है, इतनी अच्छी कंडीशन है, इसमें कैपिटल U और कैपिटल V की जरूरत ही नहीं है। यानी मतलब ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है ना। इस बेस पे हम इन चीज़ों की कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर हमें आबे नियम पता है, नहीं एबे प्रिंसिपल पता है। एबे प्रिंसिपल कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत ही ईजी है। इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो स्नेल्स लॉ लगाना है, 2 बार साइन फॉर्मूला लगाना है, और एक कंडीशन है जो पिछला डेरिवेशन में की थी, जिसमें ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन में था, हमने एक लाइन प्रूफ की थी, वो मैं बताया तो कौन सी थी, उस बेस पे आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। आपको पता है लास्ट जो डेरिवेशन किया था अपनों ने अभी इससे पहले, उसमें h2 ओवर h1 की वैल्यू क्या निकाली थी अपनों ने, v माइनस आर ओवर u माइनस आर। ये कैसे निकाला था अपनों ने, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे। कौन से ट्राइंगल सिमिलर थे, एक तो ट्राइंगल सिमिलर था ABC, एक तो ट्राइंगल सिमिलर था कौन सा, ABC, और ये किसके सिमिलर था, इसका एंगल अगर 90 डिग्री है, इसका P 90 डिग्री था P के, और इसका CC कॉमन था तो PQC। ये दो ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर थे, और सिमिलर थे तो हमने ये रेशो निकाल दिया था h2 ओवर h1 इक्वल टू v माइनस आर ओवर u माइनस आर के। ओके, क्योंकि साइड्स के रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका रेशो इसके इक्वल होएगा, इसका रेशो इसके इक्वल होएगा, और इन दोनों का रेशो इसके इक्वल होएगा, ठीक है। ये आपस में रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा h2 ओवर h1 आ गया। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ भी लिख देते हैं। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ1 sin थीटा, सॉरी
ओके, म्यू वन साइन इंसिडेंट एंगल, कौन सा इंसिडेंट एंगल, ये रहा I1, इक्वल होएगा म्यू टू साइन रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा है, ये वाला है R, ओके, R, ये क्या है, ये स्नेल्स लॉ है, ओके। एक चीज हमने स्नेल्स लॉ से लिख दी, एक हमने ये लिख दिया S2 और H1 इक्वल्स टू V माइनस R ओवर U माइनस R, ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है, ठीक है। तो μ1 μ2 तो दिख रहे हैं, बाकी जब भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, सब दिख जाएगा। अब अपने साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल आपको दो ट्रायंगल्स में लगाना है, एक तो ट्रायंगल हमारा ADC, और एक ट्रायंगल हमारा है PDC, ओके। ADC और PDC, इसमें लगाना है साइन रूल। साइन रूल कैसे लगाना है, क्योंकि देखो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपको कुछ ऐसा लगाना है कि इसका यूज हो जाए V माइनस आर का और U माइनस आर का। तो V माइनस आर U माइनस आर के लिए पता चल गया होगा आपको कि V माइनस आर के लिए तो ये साइड लेनी पड़ेगी आपको, और U माइनस आर के लिए आपको ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। कलर बदल देते हैं, ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो रेड लेनी पड़ेगी और एक ब्लू लेनी पड़ेगी, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब ये जो रेड लाइन है CP के सामने कौन सा एंगल है, R, तो हमने लिख सकते हैं यहाँ पे CP ओवर साइन R इक्वल्स टू, दूसरा है हमारे पास ये θ2 एंगल यूज करना है आपको। तो θ2 के सामने कौन सी साइड है, DC, तो यहां लिख देते हैं DC ओवर साइन माइनस θ2, ओके। अब आते हैं ADC पे। ADC में देखो, ADC ये है R माइनस यू, R माइनस यू के सामने कौन सा एंगल है, R माइनस यू के सामने ये वाला एंगल है। अब ये एंगल है कितना, तो आपको बताया, तो ये एंगल आपका है 180 माइनस I 1, तो R माइनस यू के सामने है साइन 180 माइनस I 1 इक्वल्स टू, एक अपने लेते हैं कौन सा एंगल, θ1, θ1 के सामने कौन सा है, DC, तो अपने लिख देते हैं DC ओवर साइन θ1। अब अपने यहाँ पे CP की वैल्यू लिखते हैं। CP की वैल्यू क्या है, डायग्राम में देख लेते हैं। CP की वैल्यू है V माइनस R, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ये चीज आ गई। हमें क्या करना है, V माइनस आर और U माइनस आर की वैल्यू चाहिए अपने को। तो कहां पर है V माइनस आर U माइनस आर, ये रहे। तो हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो V माइनस आर, इनको क्या किया, डिवाइड करने पे V माइनस आर और U माइनस आर, यहाँ पे एक साइन बदल देते हैं को। जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड बड़े ध्यान से करना है। यहाँ पे ये DC तो रहेगा ऐसे कैसी, साइन R इसके इनटू में आ जाएगा, और इसके डिवाइड में रहेगा साइन माइनस साइन θ2। इधर देख लेते हैं, ये DC रहेगा ऐसे कैसी, ये साइन 180 माइनस आई, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन I1 इसके इनटू में जाएगा, और डिवाइड में क्या इसके साइन θ2, सॉरी साइन θ1। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, DC से DC कैंसिल हो गया, ओके।
ये वैल्यू किसके इक्वल थी, ये वैल्यू इक्वल थी S2 ओवर H1 के इक्वल। ओके, तो ये रख देते हैं अपने यहाँ पे। H2 ओवर H1, ठीक है ना, ये वैल्यू बन गई H2 ओवर H1। और यहाँ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर एक तो साइन R ओवर साइन I1 इंटू ये सबसे ऊपर चला जाएगा साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2। एक यहाँ माइनस का मैंने बताया था, एक माइनस से कैंसिल हो जाएगा। किससे हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे भी था, क्योंकि हमने इसको u माइनस आर कर दिया था, तो एक माइनस यहाँ पर जो था वो इससे कैंसिल हो गया। ओके, अब इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी आपको, कहाँ पर है इसकी वैल्यू, पता कैसे लगेगी, इसकी वैल्यू पता लगेगी स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ में अपने ये निकाला था, तो देखते हैं कहाँ लगाया था स्नेल्स लॉ, ये रहा। साइन R और साइन I1 की वैल्यू चाहिए, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो μ1 और μ2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, μ1 ओवर μ2, ये आ जाएगा साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2, और ये आ जाएगा S2 ओवर H1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा H1 μ1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू H2 μ2 साइन थीटा 2। तो ये हमारे पास एबे प्रिंसिपल यानी कि एबे का नियम या एबेज लॉ प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्नेल्स लॉ की तरह ही होता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R, और ये क्या है μ1 H1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू μ2 H2 साइन थीटा 2। तो ये हमारा एबेज लॉ प्रूफ हो गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो लैटरल मैग्नीफिकेशन और एंगुलर मैग्नीफिकेशन है, जो पिछला टॉपिक था उसमें भी रिलेशन होता है, वो मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे बता दिया मैंने। MT इंटू एम थीटा इक्वल होता है μ1 ओवर μ2 के। ये आप आराम से प्रूफ कर सकते हो। कैसे, MT की वैल्यू रख देना, एम थीटा की वैल्यू रख देना, दोनों रखोगे अपने आप कैलकुलेट होगी, ये चीज़ ही बनेगी। तो यहाँ पे अपना एबेज लॉ कंप्लीट होता है। और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।